गुरुग्राम में घर खरीदारों के साथ लग्जरी हाउसिंग के नाम पर एक बार फिर से इंफॉर्मेशन गैप का ऐसा मामला आया है जो घर खरीदारों के लिए विश्वास के नाम पर किसी चीटिंग से कम नहीं, और साथ ही है सवाल सिस्टम पर भी कि जब लैंड टाइटल में लिटिगेशन कानूनी विवाद था तो फिर प्रोजेक्ट को मंजूरी कैसे मिली, उसकी बिक्री कैसे शुरू हो गई। मामला ओबेरॉय रियल्टी के प्रोजेक्ट 360 नॉर्थ का है, जहां नई बिक्री पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कंपनी को फ्रेश अलॉटमेंट और नए थर्ड पार्टी राइट्स बनाने से रोक दिया है। एक दूसरी रियल एस्टेट कंपनी AIPL ने प्रोजेक्ट की जमीन, पुराने डेवलपमेंट राइट्स और लाइसेंस ट्रांसफर को लेकर आपत्ति जताई है। सवाल यह है कि जब विवाद पुराना था तो 8,109 करोड़ रुपए की ग्रॉस बुकिंग के बाद ही यह मामला इस मोड़ तक क्यों पहुंचा? क्या यहां के घर खरीदारों को बुकिंग के समय यह लीगल डिस्क्लेमर बताया गया था? क्या रेगुलेटरी अथॉरिटीज के पोर्टल पर लैंड टाइटल विवाद की जानकारी पब्लिक डोमेन में थी? क्या ओबेरॉय रियल्टी जैसी पब्लिक लिस्टेड कंपनी ने ओपन डिक्लेरेशन किया था इस प्रोजेक्ट के लैंड टाइटल पर, या फिर कुछ था तो था उनका ओवर कॉन्फिडेंस कि वो कोर्ट में जीत ही जाएंगे अगर मामला अदालत तक पहुंचा भी तो? और क्या ये अकेला ऐसा मामला है देश के रियल एस्टेट में? क्यों ऐसे मामलों में घर खरीदारों का इन्वेस्टमेंट फंस जाता है जहां वो घर खरीद रहे होते हैं बड़े बिल्डर के ब्रांड रेपुटेशन पर और उस ब्रांड वैल्यू की प्रीमियम पे करके? क्यों डेवलपमेंट अथॉरिटीज प्रोजेक्ट अप्रूव करते समय सबसे जरूरी चीज लैंड टाइटल पर बिल्डर के डिक्लेरेशन को गीता, बाइबल और कुरान समझकर विश्वास कर लेती हैं? और सबसे जरूरी सवाल, क्या होना चाहिए सॉल्यूशन ताकि आगे से देश में किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के घर खरीदार को ऐसी स्थिति का सामना ही न करना पड़े? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियल्टी विथ रवि सिन्हा। 8,109 करोड़ रुपए की अपार्टमेंट बुकिंग और फिर कोर्ट का ब्रेक। क्या भारत में होम बायर हमेशा सबसे आखिर में याद आता है? दोस्तों, जरा इस कहानी की टाइमलाइन देखिए। 29 जून को एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है। बड़ा बिल्डर है मुंबई का ओबेरॉय रियल्टी, बड़ा ब्रांड रेपुटेशन है, कोई लोकल छुड़भैया बिल्डर नहीं है। प्रोजेक्ट लॉन्च के कुछ ही दिनों में कंपनी दावा करती है कि लगभग 8,109 करोड़ की ग्रॉस बुकिंग हो चुकी है। लगभग 2.31 मिलियन स्क्वायर फीट सेलेबल एरिया बुक हो जाता है। लेकिन उसके तुरंत बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ऑर्डर कहता है अब कोई नया अलॉटमेंट नहीं होगा, कोई नए थर्ड पार्टी राइट्स नहीं बनाए जाएंगे जब तक हरियाणा का DTCP, डायरेक्टरेट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, शिकायत पर फैसला नहीं कर देता। शिकायत है दूसरे बिल्डर AIPL का, जिसमें जमीन, डेवलपमेंट राइट्स, लाइसेंस ट्रांसफर और कथित FDI नियमों से जुड़े मुद्दे उठाए गए हैं। अब मेरा सवाल है, अगर विवाद नया नहीं था तो क्या यह सब 8,109 करोड़ की बुकिंग के बाद पता चला, या हमारे रियल एस्टेट सिस्टम में कोई ऐसी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जहां रिस्क सबसे पहले बायर लेता है और क्लैरिटी उसे सबसे बाद में दी जाती है? आज की चर्चा किसी एक कंपनी के खिलाफ नहीं है। ओबेरॉय रियल्टी कोई अकेली ऐसी कंपनी नहीं है जिसके प्रोजेक्ट के साथ ऐसा हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि यहां ये बात चुभती है कि मुंबई की एक रेप्यूटेड लिस्टेड डेवलपर ओबेरॉय रियल्टी ने लोकल बिल्डर IREO से एक प्लॉट खरीदा जो पहले ही डिफॉल्टर है और कई मामलों में जिसके खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। क्या ओबेरॉय रियल्टी को ऐसे बिल्डर का लैंड टाइटल डिस्प्यूट समझ ही नहीं आया, या फिर था एक ओवर कॉन्फिडेंस कि आगे सब मैनेज कर ही लेंगे? ये सारे सवाल आज इसलिए लाजमी हैं कि ऐसा पैटर्न देश के रियल एस्टेट में कई बार दिख चुका है, और इसलिए आज हम ओबेरॉय रियल्टी के एक ही प्रोजेक्ट 360 नॉर्थ के कंट्रोवर्सी से आगे निकलकर सिस्टम की बात करेंगे। इंडिया में घर खरीदना प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन नहीं बल्कि लीगल रिस्क इन्वेस्टमेंट क्यों बन जाता है? जब कोई घर खरीदता है तो उसे क्या लगता है? बिल्डर अच्छा है, लोकेशन अच्छी है, रेरा रजिस्ट्रेशन है, बैंक लोन अप्रूव हो गया है, तो अब सब कुछ सुरक्षित है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या लैंड टाइटल पूरी तरह क्लियर है? क्या लाइसेंस पर कोई पेंडिंग चैलेंज नहीं है? क्या डेवलपमेंट राइट्स पर कोई डिस्प्यूट नहीं है? क्या JV पार्टनर भविष्य में कोई क्लेम नहीं करेगा? क्या इन्वायरमेंटल अप्रूवल फाइनल है? क्या कोई कोर्ट स्टे नहीं आने वाला है? इनमें से अधिकांश चीजें बायर खुद से वेरीफाई कर ही नहीं सकता है। एक घर खरीदार के पास कोई ड्यू डिलिजेंस विंडो है ही नहीं, और यहीं से भारत का सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन एसिमेट्री शुरू होता है। अगर यह मामला सुनकर आपको भी बिल्डर और सिस्टम पर गुस्सा आ रहा है तो आपने अपनी इस एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा चैनलाइज करना है
और औरों के बीच भी इस वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आज घर खरीदार ओबेरॉय रियल्टी जैसे बिल्डर से ज्यादा सिस्टम से पूछ रहा है, आखिर 8,109 करोड़ की बुकिंग के बाद ही मामला क्यों? यहां दो अलग बातें हैं जिन्हें अलग अलग समझना जरूरी है। पहली बात, कंपनी का कहना है कि उसने रिकॉर्ड बुकिंग हासिल की है, और दूसरी बात, हाई कोर्ट ने मेरिट्स पर अंतिम फैसला नहीं दिया है। कोर्ट ने फिलहाल स्टेटस को बनाए रखने के लिए फ्रेश अलॉटमेंट और थर्ड पार्टी राइट्स पर रोक लगाई है, जब तक डीटीसीपी शिकायत पर निर्णय न दे। इसलिए यह कहना कि कोर्ट ने प्रोजेक्ट को इल्लीगल घोषित कर दिया गलत होगा। लेकिन सवाल फिर भी बना रहता है, अगर डिस्प्यूट पहले से था तो क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी कि लॉन्च से पहले ही सभी लीगल ऑब्जेक्शंस पूरी तरह क्लियर हो जाती? यही पॉलिसी गैप है। यही कहानी इंडियन रियल एस्टेट में पहले भी कई बार देखी जा चुकी है। अगर आप देश के रियल एस्टेट का इतिहास देखें तो पैटर्न बार बार दोहराया गया है। पहले लॉन्च, फिर बुकिंग, फिर लीगल डिस्प्यूट, फिर कंस्ट्रक्शन डिले, फिर लिटिगेशन, फिर बायर एसोसिएशन, फिर एनसीएलटी, फिर सुप्रीम कोर्ट, और अंत में कई साल बाद पोजीशन। इस पैटर्न को हमने अलग अलग समय पर कई बड़े मामलों में देखा है, जैसे आम्रपाली, जेपी, यूनिटेक, सुपरटेक, इनके कई प्रोजेक्ट्स में, और विभिन्न राज्यों के दूसरे विवादित प्रोजेक्ट्स में भी। हर मामले के तथ्य अलग थे, लेकिन एक कॉमन थीम थी। बायर ने पैसा पहले दिया, लीगल सर्टेनिटी बाद में मिली, काफी कंट्रोवर्सी और लिटिगेशन के बाद। आखिर होम बायर ही सबसे कमजोर क्यों होता है इस पूरे बिजनेस के इकोसिस्टम में? सोचिए, एक बिल्डर के पास लॉयर है, लैंड ओनर के पास भी लॉयर है, बैंक के पास लीगल सिस्टम है, प्राइवेट इक्विटी फंड के पास ड्यू डिलीजेंस टीम है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास पूरी फाइल है। लेकिन होम बायर, उसके पास क्या है? एक ब्रोशर, एक सेल्स प्रेजेंटेशन, एक रेरा नंबर और बिल्डर की वर्बल एश्योरेंसेस। यानी ट्रांजैक्शन में सबसे कम इन्फॉर्म्ड पार्टी ही सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करती है। क्या यह नॉर्मल मार्केट है? क्या यह एक बायर एक्सप्लॉयटेशन का इकोसिस्टम नहीं है? सवाल यह भी उठना लाजमी है कि रेरा होने के बाद भी यह समस्या खत्म क्यों नहीं हो गई? रेरा ने निश्चित रूप से ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई, दावा किया, एस्क्रो अकाउंट आया, प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन आया, टाइमलाइन आई, डिस्क्लोजर आए, लेकिन रेरा भी कई बार अंडरलाइंग लैंड टाइटल डिस्प्यूट का अंतिम समाधान नहीं है। अगर किसी लाइसेंस, डेवलपमेंट एग्रीमेंट या ओनरशिप को लेकर सिविल डिस्प्यूट हो तो वो अलग जुडिशियल प्रोसेस से गुजर सकता है। यानी रेरा ऑन पेपर तो बायर प्रोटेक्शन का विंडो है, लेकिन कंप्लीट लीगल सर्टेनिटी की गारंटी नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान किसका? डेवलपर, वो अपने लॉन्च को बुकिंग के बाद भी पोस्टपोन कर देगा और कोई दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च कर देगा। लैंड ओनर, वो लिटिगेशन करेगा। लॉयर्स, उनका काम बढ़ जाएगा। सरकारी विभाग, फाइल चलती रहेगी। लेकिन बायर, उसकी ईएमआई शुरू, रेंट भी चल रहा है, मेंटल स्ट्रेस अलग है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अलग। अगर लग्जरी प्रोजेक्ट है तो करोड़ों रुपए सालों तक फंसे रह सकते हैं। असली समस्या टाइटल इंश्योरेंस की नहीं, टाइटल सर्टेनिटी की है। अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन से पहले टाइटल सर्च और टाइटल इंश्योरेंस का इकोसिस्टम काफी विकसित है। भारत में टाइटल इंश्योरेंस की व्यवस्था सीमित है और सामान्य रेजिडेंशियल बायर तक उसका एक्सेस बहुत कम है। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या यह है कि भारत में कई राज्यों में लैंड रिकॉर्ड्स का हिस्टोरिकल चेन पूरी तरह डिजिटाइज्ड, कंक्लूसिव और लिटिगेशन फ्री नहीं है। जब तक टाइटल ही कंक्लूसिवली सर्टिफाइड नहीं होगा, इंश्योरेंस भी सीमित समाधान रहेगा। यहां तो एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक फैसला सुनाया हुआ है कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्री घर के मालिकाना हक का सबूत नहीं होता है। अब आज का मेरा सबसे जरूरी सवाल, क्या हम ओबेरॉय 360 नॉर्थ के केस में कोई सबक सीखेंगे? शायद नहीं, पब्लिक मेमोरी शॉर्ट है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो बार बार खड़ा होता ही रहेगा, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? पहला सॉल्यूशन है लॉन्च से पहले मैंडेटरी लीगल क्लियरेंस सर्टिफिकेट, न कि केवल रेरा रजिस्ट्रेशन। एक इंडिपेंडेंट टाइटल ऑडिट, डेवलपमेंट राइट्स ऑडिट, लाइसेंस ऑडिट, पेंडिंग लिटिगेशन सर्टिफिकेट सब पब्लिकली अवेलेबल हो। दूसरा सॉल्यूशन होगा कंक्लूसिव डिजिटल लैंड टाइटल्स,
इंडिया में प्रॉपर्टी ओनरशिप को टॉरेंस सिस्टम जैसे कंक्लूसिव टाइटल फ्रेमवर्क की दिशा में ले जाने की जरूरत है, जहां सरकार टाइटल सर्टिफाई करे, बायर को हर जनरेशन की रजिस्ट्री खुद वेरीफाई न करनी पड़े। तीसरा सॉल्यूशन, एस्क्रो सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं, लीगल रिस्क एस्क्रो भी। अगर प्रोजेक्ट पर लिटिगेशन पेंडिंग हो तो बुकिंग अमाउंट का उतना प्रोपोर्शनल हिस्सा डिस्प्यूट क्लियर होने तक प्रोटेक्टेड रहे। चौथा सॉल्यूशन, मैंडेटरी लीगल रिस्क डिस्क्लोजर। सेल्स ब्रोशर में स्विमिंग पूल का फोटो बहुत बड़ा होता है। लीगल रिस्क डिस्क्लोजर 2 लाइन का होता है, अगर गलती से होता भी है तो। इसका उल्टा होना चाहिए, बायर को पहले रिस्क पता होना चाहिए, क्लब हाउस बाद में। पांचवा सॉल्यूशन, रेगुलेटर का रेड फ्लैग पोर्टल। एक नेशनल पोर्टल होना चाहिए जहां बायर देख सके कि कितने केसेज पेंडिंग हैं, लाइसेंस चैलेंज है या नहीं, लैंड ओनरशिप डिस्प्यूट है या नहीं, इन्वायरमेंटल लिटिगेशन है या नहीं, प्रीवियस प्रमोटर हिस्ट्री क्या है। शायद इंडिया के रियल एस्टेट मार्केट में सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि घर खरीदते समय बायर ड्यू डिलिजेंस करता है या फेथ परचेज कर लेता है, क्योंकि रियलिटी यही है कि अधिकांश लोग ब्रांड पर भरोसा करते हैं, ब्रोकर पर भरोसा करते हैं, एडवर्टीजमेंट पर भरोसा करते हैं, और इन सब से भी बड़ा धोखा रेगुलेटरी अप्रूवल और बैंक फंडिंग पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन लीगल डॉक्यूमेंट्स शायद ही कभी पढ़ते हैं, और कई बार पढ़ भी लें तो समझ नहीं पाते। इस मामले में अंतिम फैसला अभी आना बाकी है, और संबंधित पक्षों के क्लेम काउंटर क्लेम पर कॉम्पिटेंट ऑथोरिटीज और कोर्ट्स निर्णय लेंगी। इसलिए किसी भी पक्ष को दोषी या निर्दोष घोषित करना अभी उचित नहीं होगा। लेकिन ओबेरॉय 360 नॉर्थ प्रोजेक्ट एक बड़ा सवाल जरूर उठाती है। भारत में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा रिस्क कंस्ट्रक्शन डिले नहीं है, सबसे बड़ा रिस्क है लीगल अनसर्टेनिटी। और जब तक सिस्टम ऐसा रहेगा कि पहले बुकिंग होगी, फिर डिस्प्यूट सामने आएगा, फिर बायर अदालतों के चक्कर लगाएगा, तब तक देश में घर खरीदना केवल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा, बल्कि लीगल रिस्क इन्वेस्टमेंट भी बना रहेगा। और शायद अब समय आ गया है कि इंडिया का रियल एस्टेट मॉडल बिल्ड फर्स्ट लिटिगेट लेटर से निकलकर क्लियर फर्स्ट सेल लेटर की ओर बढ़े। यही बदलाव सबसे अधिक घर खरीदारों की रक्षा कर सकता है। क्या ऐसा होगा? इसका जवाब हम सब जानते ही हैं, लेकिन ओबेरॉय 360 नॉर्थ के कंट्रोवर्सी से आप घर खरीदारों को कुछ सबक जरूर सीख लेना चाहिए। शुक्रिया।